Hello everyone, welcome to ITLS Academy. हमारा टॉपिक है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इन द मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी। पार्ट 1 है ये इस पर्टिकुलर टॉपिक का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इन द मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी। सबसे पहले आता है स्पेसिमेन हैंडलिंग। Molecular tests, like any clinical laboratory test, require optimal specimen handling. जो molecular test होते हैं जैसे कि clinical laboratory test है, इनके लिए optimal specimen handling की ज़रूरत पड़ती है और हैंडलिंग के साथ साथ में प्रोसेसिंग भी होनी चाहिए फॉर एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट टेस्ट रिजल्ट। अगर एक्यूरेट और कंसिस्टेंट टेस्ट रिजल्ट्स चाहिए हैं तो ऑप्टिमल स्पेसिमेन हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग होनी ही चाहिए। द सक्सेस ऑफ अ टेस्ट प्रोसीजर, कोई भी टेस्ट प्रोसीजर है वो कितना सक्सेसफुल होगा is affected by the age, type and condition of the specimen. किसी भी टेस्ट प्रोसीजर को सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है कि स्पेसिमेन का एज, स्पेसिमेन का टाइप और स्पेसिमेन की कंडीशंस को वेल एंड गुड रखा जाए, क्योंकि ये कंडीशंस अगर अफेक्टेड हुई तो जो टेस्ट प्रोसीजर है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं देगा। Pre-analytical variables, both controllable and uncontrollable, जो pre-analytical variables होते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि कंट्रोल किया जा सकता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। must be taken into account for proper interpretation of the test results. ये जो भी pre-analytical variables होते हैं, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन अगर करना है टेस्ट रिजल्ट्स का तो इनको ध्यान में रखना ही होगा कि किन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, किन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तभी अच्छी तरीके से आप टेस्ट के रिजल्ट्स को पा सकते हैं। Pre-analytical error is the consequence of erroneous और misleading result. अगर pre-analytical error होती है तो ये कॉन्सिक्वेंस है इररनेस का या फिर मिसलीडिंग रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं caused by events that occur prior to sample analysis. ये प्री एनालिटिकल का मतलब ही है कि जब आप सैंपल को एनालिसिस के लिए लेकर आए हैं उससे पहले ही उसमें एरर आ चुकी है, कोई भी तरीके से उसमें एरर पहुंच चुकी है सैंपल की एनालिसिस के पहले ही। Each laboratory will have requirements for specimen handling. हर एक लेबोरेटरी में रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिमेन हैंडलिंग के लिए, बट जनरल पॉलिसीज अप्लाई टू ऑल स्पेसिमेन कलेक्शन। लेकिन जो स्पेसिमेन का कलेक्शन होता है उसके लिए कुछ जनरल पॉलिसीज होती हैं जो अप्लाई होती ही हैं। भले ही हर एक लेबोरेटरी की अपनी खुद की स्पेसिमेन हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन जनरल पॉलिसीज़ को हर एक टाइम किसी भी लेबोरेटरी में स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए अप्लाई करना ही पड़ता है।
the condition of the specimen, and if necessary, the chain of custody is reviewed on receipt in the laboratory. जो specimen की condition होती है और अगर ज़रूरी हो तो जो custody chain है उसको receipt पे review किया जाता है laboratory में. If a specimen shows evidence of tampering, अगर किसी भी specimen में टेम्परिंग का कोई एविडेंस मिल रहा है, टेम्परिंग का मतलब है कि बाहर से किसी चीज़ को ऐड कर दिया जाता है या फिर और इज़ अदरवाइज कंप्रोमाइज, या फिर स्पेसिमेन में कोई चेंज किया गया है, कुछ कंप्रोमाइज़ किया गया है, सो द टेक्नोलॉजिस्ट मस्ट नोटिफाई द सुपरवाइज़र. तो जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है ये उसकी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को लेकर वो सुपरवाइज़र को नोटिफाई करे ताकि जो एक्यूरेट एक्शंस ज़रूरी हैं वहाँ के लिए उन एक्शंस को लिया जा सके. No specimen is accepted without proper labeling and identification on the specimen tube. आपने देखा होगा जब आप किसी चीज़ के लिए सैंपल देते हैं, कोई भी टेस्ट हो, तो ऑलमोस्ट कोविड टेस्ट के लिए भी सभी ने सैंपल दिया ही होगा, तो जो ट्यूब होती है उस पर प्रॉपर लेबलिंग रहती है और उस पर आइडेंटिफिकेशन रहता है, आपका नेम, पता, ये सारी चीज़ें, और बारकोड वगैरह भी डालते हैं वो लोग, ये उनका स्पेशल होता है. तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन स्पेसिमेन ट्यूब पे किया जाता है या जो कंटेनर है जिसमें कि स्पेसिमेन लिया गया है. प्लेस्ड बाय अ पर्सन हु कलेक्टेड द स्पेसिमेन. और ये जो लेबल है, ये लेबल कोई पेशेंट नहीं लगाता जिससे स्पेसिमेन लिया है, ये जो स्पेसिमेन ले रहा है उस पर्सन के द्वारा लगाया जाता है. Nor if the labeling of the specimen does not match that on the accompanying requisition. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो स्पेसिमेन है वो जिसका सैंपल है उस इंसान से, उस पर्सन से उसका स्पेसिमेन मैच ही ना करे. The laboratory should have written procedures for documentation of specimen accession. जो लैबोरेटरीज होती हैं उनमें रिटन प्रोसीजर्स होने चाहिए ताकि किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को स्पेसिमेन से रिलेटेड दिक्कतें ना हो. जो भी डॉक्यूमेंटेशन है स्पेसिमेन एक्सेशन के, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए ताकि जो भी पर्सन वहाँ पे वर्क कर रहा है उसके लिए इजी हो, उसके लिए प्रोसेसेस को समझना इजी हो और साथ ही चीज़ें भी स्टेप वाइज चलती रहें. एक्सेशन बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द डेट ऑफ रेसिप्ट, लेबोरेटरी आइडेंटिफायर एंड pertinent patient information associated with the accession. जो एक्सेशन बुक होती है, एक्सेशन बुक में रिकॉर्ड्स होते हैं, जिस पेशेंट से जो सैंपल लिया गया है उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, या तो बुक में हो सकते हैं या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं. कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं और इन रिकॉर्ड्स में होता क्या है, डेट ऑफ रेसिप्ट, किस दिन किस डेट पे सैंपल लिया गया, लेबोरेटरी आइडेंटिफायर, किसने सैंपल लिया, और पर्टिनेंट पेशेंट इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद एक्सेशन, जिस पेशेंट का लिया गया है सैंपल उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस. ये सारे रिकॉर्ड्स लेबोरेटरी में रखे जाते हैं जब कोई टेस्ट स्पेसिमेन लिया जाता है. Molecular amplification methods have enabled laboratory professionals to perform nucleic acid based testing on specimen with minimal cellular content.
जो मॉलिकुलर एम्प्लीफिकेशन मेथड्स हैं, इनकी वजह से जो लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेस्टिंग को परफॉर्म कर पाते हैं किसी भी स्पेसिमेन पे। ऐसा स्पेसिमेन जिसको कि मिनिमल सेलुलर कंटेंट में ग्रो कराया गया हो, सच एज बकल सेल सस्पेंशन एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। होता क्या है, जो मॉलिकुलर एम्प्लीफिकेशन मेथड्स हैं, ये लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेस्टिंग परफॉर्म करनी है स्पेसिमेन की, तो मिनिमम सेलुलर कंटेंट होता है। तो मिनिमम सेलुलर कंटेंट को आप बढ़ा के भी उसको पीसीआर करके और उसके बाद में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिनिमम सेलुलर कंटेंट कहाँ होता है, जैसे कि बकल सेल्स का सस्पेंशन है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, तो इनका बहुत ज़्यादा सेलुलर कंटेंट तो मिल नहीं सकता। तो जो भी कंटेंट होता है मिनिमल सेलुलर कंटेंट, उसी के साथ में टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है। These samples are centrifuged. इन सैंपल्स का सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है टू कलेक्ट these cells before DNA और RNA is extracted. DNA और RNA अगर कोई भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस एक्सट्रैक्शन से पहले आपको करना क्या है, सेल्स का सेंट्रीफ्यूगेशन करना होता है। सेल्स का सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है, सेल्स पेलेट के फॉर्म में एक जगह कलेक्ट हो जाती हैं। अब इन सेल्स को पहले कलेक्ट कर लिया गया, उसके बाद में इन सेल्स को इस ट्यूब से आप बाहर ले लेंगे और फिर उसके बाद में डीएनए या आरएनए आपको जो भी एक्सट्रैक्ट करना है, जो भी कलेक्ट करना है, वो आप कर लेंगे। For routine specimen tested by amplification method, जहाँ पे रूटीन स्पेसिमेन टेस्टिंग होती है एम्प्लीफिकेशन मेथड के द्वारा, द एंटायर स्पेसिमेन इज़ ऑफन नॉट यूज्ड। वहाँ पे पूरे स्पेसिमेन का ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पे रूटीन स्पेसिमेन की टेस्टिंग हो रही है, बार बार एम्प्लीफिकेशन मेथड का यूज़ किया जा रहा है। तो जितना स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया है, सारा एक साथ में यूज़ नहीं किया जाएगा। हीमोग्लोबिन इनहिबिट्स एंजाइम एक्टिविटी। जो हीमोग्लोबिन होता है, ये एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। Specimens received in the laboratory should therefore be inspected for visual signs of hemolysis. जो स्पेसिमेंस लेबोरेटरी में रिसीव किए जाते हैं, इसलिए उनका इंस्पेक्शन पहले ही कर लेना चाहिए कि उनमें कोई भी हीमोलिसिस जैसा साइन तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है ब्लड में, वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है। तो एंजाइम्स अगर अपनी एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हीमोलिसिस के चांसेस रहते हैं। इसीलिए जो स्पेसिमेन रिसीव किया गया है, उसकी पहले ही इंस्पेक्शन की जाती है, ताकि हीमोलिसिस का कोई भी साइन वहाँ पे अगर मिल रहा हो तो स्पेसिमेन को दोबारा से कलेक्ट कर लिया जाए। हीमोग्लोबिन एंड coagulants are removed effectively in most DNA and RNA isolation procedures. हीमोग्लोबिन और जो कोआगुलेंट्स होते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। ज़्यादातर जो डीएनए और आरएनए के आइसोलेशन प्रोसीजर्स होते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन को और इसके अलावा कोई भी जो ब्लड क्लॉटिंग एजेंट होते हैं, या जो कोई भी ऐसा एजेंट होता है जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक दे, तो उनको पहले ही रिमूव किया जाता है। उनके रिमूवल के बाद में ही
डीएनए और आरएनए के आइसोलेशन की प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। However, if a white blood cell lysis has occurred, अगर WBCs का लाइसिस हो गया है, WBCs में लाइसिस हो गया है, तो डीएनए और आरएनए यील्ड विल बी रिड्यूस्ड। तो जो डीएनए और जो आरएनए मिलेगा उसकी यील्ड रिड्यूस्ड मिलेगी, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स तो पहले ही डिस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, तो डीएनए आरएनए में मिलने वाली यील्ड तो ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगी। Solid tissues are best analyzed from fresh और frozen samples। जो solid tissues होते हैं इनकी एनालिसिस के लिए फ्रेश या फिर फ्रोजन सैंपल्स का यूज़ किया जाता है, स्पेशली फॉर सदर्न ब्लॉट और लॉन्गरेज पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। सॉलिड टिश्यूज़ को एनालाइज करने के लिए फ्रेश या फ्रोजन सैंपल लिए जाते हैं, और वो भी स्पेशली सदर्न ब्लॉट से या पीसीआर मेथड से दैट रिक्वायर रिलेटिवली हाई क्वालिटी ऑफ डीएनए। बाकी ये जो मेथड्स होते हैं इनमें हाई क्वालिटी डीएनए की ज़रूरत पड़ती है। इसमें लॉन्ग डीएनए होना चाहिए, इंटैक्ट होना चाहिए डीएनए में कोई भी कट या कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, तभी आप सॉलिड टिश्यू की एनालिसिस को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। Snap freezing is routinely performed in the surgical pathology laboratory। जो स्नैप फ्रीजिंग होती है इसका रूटीन परफॉर्म किया जाता है सर्जिकल पैथोलॉजी लैबोरेटरी में, एज इट इज़ अ कॉमन प्रोसेस फॉर प्रिजर्विंग टिश्यू मॉर्फोलॉजी फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अगर कोई भी टिश्यू है उसकी मॉर्फोलॉजी का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए उसको प्रिजर्व करके अगर रखना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है सर्जिकल पैथोलॉजी लैबोरेटरी। सर्जिकल पैथोलॉजी लैबोरेटरी में स्नैप फ्रीजिंग की टेक्निक को यूज़ किया जाता है, और इस स्नैप फ्रीजिंग की टेक्निक के द्वारा आप टिश्यूज़ की मॉर्फोलॉजी को एज इट इज़ प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ताकि जब कभी भी ज़रूरत पड़े आप उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकें। Fixed paraffin embedded tissues generally yield lower quality DNA and RNA। जो फिक्स्ड टिश्यूज़ होते हैं या फिर जो पैराफिन एम्बेडेड टिश्यूज़ होते हैं ये लोअर क्वालिटी डीएनए या आरएनए को यील्ड करते हैं। इनके द्वारा जो डीएनए या आरएनए बनता है उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है, क्योंकि या तो वो फिक्स किए जा चुके हैं या फिर वो पैराफिन में एम्बेडेड हैं। ये डिपेंड करेगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फिक्सेटिव यूज़। अभी ये भी डिपेंड करेगा कि क्वालिटी कैसी होगी, ये डिपेंड करेगा कि फिक्सेटिव आपने कैसा यूज़ किया है, किस चीज़ को फिक्सेटिव की तरह यूज़ किया गया है। सिर्फ फिक्सेटिव ही नहीं, द अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ एक्सपोजर ऑफ द टिश्यू टू द फिक्सेटिव। फिक्सेटिव के साथ में कितने समय तक आपने एक्सपोजर दिया है टिश्यू को, जो टिश्यू है वो उस फिक्सेटिव के कांटेक्ट में कितने समय तक रहा है, एंड हाउ द स्पेसिमेन वाज हैंडल्ड प्रायर टू फिक्सेशन। स्पेसिमेन की हैंडलिंग कैसे की गई है फिक्सेशन से पहले। ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं
कि जो डीएनए या आरएनए की क्वालिटी है वो कैसी होगी। ऑल्दो लोअर क्वालिटी ही मिलती है क्योंकि ये फिक्स हो चुके होते हैं या पैराफिन एम्बेडेड होते हैं। स्टिल और भी कुछ चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं कि क्वालिटी कैसी होगी। अब आता है कलेक्शन ट्यूब्स फॉर मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के लिए जो कलेक्शन ट्यूब्स होती हैं वो कैसी होनी चाहिए। कलेक्शन ट्यूब्स आप सभी ने देखी होंगी, सैंपल देते होंगे तो कुछ इस तरीके की ट्यूब्स होती हैं जिसमें कि वो आपका सैंपल लेते हैं और फिल कर देते हैं। तो ये जो कलेक्शन ट्यूब्स होती हैं ये किस प्रकार की होनी चाहिए। Phlebotomy collection tubes are available with a number of different additives designed for various type of clinical test। जो कलेक्शन ट्यूब्स आती हैं आजकल वो डिपेंड करती हैं कि आपको किस टाइप के सैंपल का कलेक्शन करना है। जिस टाइप के सैंपल का आपको कलेक्शन करना है उसी टाइप की कलेक्शन ट्यूब्स होती हैं। अब ये जो कलेक्शन ट्यूब्स डिज़ाइन की जाती हैं बहुत सारी क्लिनिकल टेस्ट के लिए, इनमें अलग अलग तरीके के एडिटिव्स को ऐड किया जाता है। एडिटिव्स को इसलिए ताकि जो आपने सैंपल लिया है उस सैंपल को सेफली प्रिजर्व करके रखा जा सके। जिस टाइम तक उसका टेस्ट नहीं होता है उस टाइम तक उस सैंपल को सेफ कैसे रखा जाए, उस स्पेसिमेन को सेफ कैसे रखा जाए, इसके लिए अलग अलग तरीके के एडिटिव्स का यूज़ किया जाता है। Some anticoagulants used in blood and bone marrow collection may adversely affect analytical results। कुछ एंटीकोआगुलेंट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि क्लॉटिंग ना हो सके। एंटीकोआगुलेंट का मतलब ही होता है क्लॉट ना बनने देने वाले एजेंट। तो अगर ब्लड या बोन मैरो के सैंपल का कलेक्शन हो रहा है तो एंटीकोआगुलेंट्स का भी एडिशन किया जाता है ताकि जो ब्लड आपने लिया है उसका क्लॉट ना बन जाए। कलेक्शन में एडवर्सली अफेक्ट एनालिटिकल रिजल्ट, क्योंकि अगर इनमें कोआगुलेशन हो गया, क्लॉट बन गया तो फिर आप टेस्ट कैसे कर पाएंगे। जो टेस्ट रिजल्ट होगा उसको ये एडवर्सली अफेक्ट कर देंगे। इवन सैंपल को दोबारा कलेक्ट करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। Heparin has been shown to inhibit enzymes used in molecular analysis। हेपेरिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि शो करता है एंजाइम के इनहिबिशन की एक्टिविटी। ये बहुत सारे एंजाइम्स को इनहिबिट कर सकता है जो कि मॉलिक्यूलर एनालिसिस में यूज़ किए जाते हैं, सच एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड डीएनए पॉलीमरेज इन विट्रो। जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, इन सारे एंजाइम्स को भी हेपेरिन के द्वारा इनहिबिट किया जा सकता है। ड्यू टू द पॉसिबल इफ़ेक्ट्स ऑफ हेपेरिन, हेपेरिन के जो पॉसिबल इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, ट्राई सोडियम ईडीटीए, इसको लैवेंडर टॉप भी बोलते हैं, और एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज जिसको येलो टॉप भी बोलते हैं। ट्यूब्स आर रिकमेंडेड फॉर मोस्ट न्यूक्लिक एसिड एसेज इन्वॉल्विंग एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ द सैंपल न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि हेपेरिन के कुछ पॉसिबल इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव बताया जाता है। जो ट्राई सोडियम ईडीटीए है या फिर जो एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज है, इनकी ट्यूब्स को रिकमेंड किया जाता है अगर आप न्यूक्लिक एसिड ऐसे करने जा रहे हैं जिसमें कि सैंपल के न्यूक्लिक एसिड का एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट भी इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे हेपेरिन को अवॉइड किया जाता है।
और ट्राई सोडियम EDTA और एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है। In addition to the standard collection tube, special collection tubes are designed particularly for stabilization of nucleic acids for molecular testing. स्टैंडर्ड कलेक्शन ट्यूब्स का यूज़ तो होता ही है, इनके अलावा स्पेशल कलेक्शन ट्यूब्स को भी डिज़ाइन किया जाता है और स्पेशली उनके लिए जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का स्टेबलाइजेशन ज़रूरी होता है। मॉलिकुलर टेस्टिंग के लिए वहाँ पे स्पेशल कलेक्शन ट्यूब्स को डिज़ाइन किया जाता है, ये स्टैंडर्ड कलेक्शन ट्यूब्स के अलावा। These include the plasma preparation tubes, इनमें प्लाज्मा प्रिपरेशन ट्यूब्स आ सकती हैं जिनको कि वैक्यूनेटर PPT, बैकटॉन, डिकिंसन भी बोला जाता है, which contain in addition to the standard coagulant a polymer gel that separates granulocyte and some lymphocytes from erythrocytes upon centrifugation. ये जो प्लाज्मा प्रिपरेशन ट्यूब्स होती हैं इनमें स्टैंडर्ड कोआगुलेंट के अलावा पॉलीमरेज जेल को भी यूज़ किया जाता है। अब ये जो पॉलीमरेज जेल होता है ये ग्रैन्युलोसाइट और लिम्फोसाइट्स को इराइथ्रोसाइट्स से अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। जब सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस की जाती है तो लिम्फोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स अलग हो जाती हैं और इराइथ्रोसाइट्स अलग हो जाती हैं। ट्यूब्स सच एज टेम्पस RNA ब्लड ट्यूब, टेम्पस RNA ब्लड ट्यूब जो है इसमें अप्लाइड बायो सिस्टम होता है, और पैक्स जीन ब्लड RNA ट्यूब जिसमें कि प्री एनालिटिक्स होते हैं आर डिज़ाइंड टू स्टेबलाइज RNA, ये RNA को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। These tubes contain proprietary RNA stabilization agent, इनमें RNA stabilization agent को मिलाया जाता है that maintain the integrity of RNA from collection through isolation. जब isolation से RNA का कलेक्शन किया जाता है तो उस टाइम पे RNA की इंटीग्रिटी को ये ट्यूब्स मेंटेन रखती हैं। Serial analysis requires that the specimen received in the laboratory at different times be handled as consistently as possible. जो सीरियल एनालिसिस होती है उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो स्पेसिमेन रिसीव किया गया है लेबोरेटरी में अलग अलग टाइम्स में उसको कंसिस्टेंटली प्रॉपर हैंडलिंग किया जाए। Immediate stabilization of the RNA is a tantamount to having comparable result. जो RNA होता है इसका immediate stabilization ज़रूरी होता है ताकि comparable results मिल सकें। As an alternative to standard collection tube, standard collection tubes के alternatives की तरह methods involving impregnated paper matrices have been proposed for nucleic acid analysis. स्टैंडर्ड कलेक्शन ट्यूब्स के अलावा कुछ मेथड्स प्रपोज किए गए जिनमें इम्प्रेगनेटेड पेपर मैट्रिक्स पहले से ही प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड एनालिसिस के लिए इन मेथड्स को प्रपोज किया गया और ये इफ़ेक्टिव मेथड्स भी थे और स्टैंडर्ड कलेक्शन ट्यूब्स का अल्टरनेटिव भी थे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।